रूस की क्रांति की बात है, समझ गए बात को। रूस की क्रांति जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय में हम तुमको बता चुके थे जो वहाँ रूस में जो था रूस की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और वहाँ की जीवन जीने के तरीका में बहुत ही पौराणिक परंपरा थी। वहाँ रोजोनोव वंश का शासन था, रोजोनोव वंश का शासन था और ये जारशाही शासन व्यवस्था थी। सम्राट का बेटा सम्राट होता था। और उस समय में आपको हम बता चुके हैं जो वहाँ की समाज जो है 3 भागों में बटा हुआ था। सामंत वर्ग, ये पादरी वर्ग, और इसके बाद पादरी वर्ग, और तीसरा था सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग क्या था? सर्वहारा वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा थी, काम वही करता था, वह कृषि कार्य करता था, लेबर का काम करता था, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ही विपन्न थी, बहुत ही कमजोर स्थिति में वह जी रहा था। और जब उसमें राजनीतिक चेतना आई, जब वहाँ बोल्शेविक क्रांति प्रारंभ हुआ था, तो उस समय में स्लाव जाति जो बहुत ज्यादा संख्या में थी, वो उसमें राष्ट्रीयता की भावना घर कर गई थी। अब राष्ट्रीयता, तुमको क्रांति का अर्थ ही होता है महान परिवर्तन। क्रांति का अर्थ क्या होता है? महान परिवर्तन, जिसको रिवॉल्यूशन कहते हो। भारत में राष्ट्रीयता की भावना जब आई तब ही स्वतंत्रता या स्वाधीनता की लड़ाई चली। और पौने 200 वर्ष लड़ाई के बाद भारत में स्वतंत्रता संभव हो सका और हमारा अपना सरकार बना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। राष्ट्रीयता की अर्थ होती है राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए मर मिटने की भावना, उसको इतना ज्यादा उस भावना में घुल मिल जाना कि वो अपना राष्ट्र, अपनी परिसीमा, अपनी संस्कृति, अपनी प्रवृत्ति और स्वराष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर के सब कुछ समर्पण करने के लिए जब लोग तैयार हो जाता है, तो इस तरह की भावना होती है राष्ट्रवाद की भावना। उदाहरण तौर पर तुमको मैं बताना चाहूंगा, स्वाधीनता की लड़ाई जब भारत में हो रही थी तो राष्ट्रवाद की ही बात लेकर के भारत जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था। जिन्ना साहब जो कि वहां के कायदे आजम कहा जाता है पाकिस्तान का, लियाकत अली खान जो वहां के प्रथम प्रधानमंत्री बने, और भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के संविध सरकार के भी प्रधानमंत्री थे, और जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसमें भी वो प्रधानमंत्री बने। एक बात जान लो, जिस समय में संविध सरकार बनी थी 1946 ईस्वी में, उसमें पंडित नेहरू के नेतृत्व में जो सरकार बना था, उसमें वित्त मंत्री लियाकत अली खान था जो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बना था, समझे ना। बाद में वह पाकिस्तान जब अलग हुआ तो वह आपको वहां का प्रधानमंत्री बना। तो राष्ट्रीयता की भावना जिन्ना साहब ने दे दिया था पाकिस्तान अलग करने के लिए। पाकिस्तान, पाक माना होता है पवित्र, स्थान देश, पवित्र देश के नाम से उन्होंने उसको अलग किया और हिंदुस्तान को अलग कर दिया। तो भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर दिया था भारतीय लोग। तो राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की भावना वैसी भावना होती है जो आधुनिक समय की पुकार है, और अपने देश की संस्कृति, प्रवृत्ति, प्रकृति, सीमा को बढ़ाने के लिए लोग दिलो जान उस पर अर्पित हो जाता है। तो उसी तरह से हम कहे हैं राष्ट्रवाद की बात। राष्ट्रवाद की बात में क्या कहे? राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, या आधुनिक संसार की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। समझ गए बात को। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कहां से होता है? अपने राष्ट्र की परिसीमा को, अपने देश की संस्कृति, प्रकृति, प्रवृत्ति और ये दिशा दशा को दिखाने के लिए लोग जब सब कुछ न्योछावर कर देता है, उसके लिए समर्पित हो जाता है, उसके दिमाग में एक ही बात नाचता रहता है, हमको देश की को स्वतंत्र करना, स्वतंत्रता करनी, इस तरह की भावना को, इस तरह की जो उसमें चेतना आती है, आंतरिक चेतना, जिसके परिगत वह सब कुछ तन मन धन देने के लिए तैयार रहता है, वही भावना होता है राष्ट्रीयता की भावना। हम रूस की क्रांति में बता चुके थे, जो वहां की जो सर्वहारा वर्ग था वह सबसे कमजोर स्थिति में था, और स्लाव जाति भी अपना ग्रेट स्लाव बनाना चाहता था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी चाहे लाला लाजपत राय रहे या विपिन चंद्र
चंद्र पाल रहे या बाल गंगाधर तिललाल पाल बाल रहे या नहीं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या पटेल रहे या प्रफुल्ल चंद्र चाकी रहे या चंद्रशेखर आजाद रहे, उसमें राष्ट्रीयता की भावना आई थी, तभी अपनी देश की परिसीमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने सो लड़ा था। तो राष्ट्रीयता एक उत्कृष्ट भावना होती है जो हृदय से लोग अपने देश की भौगोलिक स्थिति, अपनी सभ्यता संस्कृति को बढ़ाने के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाता है, मर मिटने के लिए तैयार रहता है। वही भावना होती है राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रवाद। तो देखो, राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। यह आधुनिक संसार की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। लिख दिए हैं। अब देखिए, दूसरा हम लिखे हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद देखो, जब विश्व परिभूमि पर आओगे तो दो भावना बहुत कस कर ये कर गई थी, घर कर गई थी। एक था साम्यवाद या समाजवाद की भावना और दूसरा था पूंजीवाद की भावना। साम्यवाद या समाज की भावना में समाज के सारे लोगों की दिशा दशा और आर्थिक स्थिति एक जैसे करने की बात की जाती है। वहां निजी हित से की काम नहीं की जाती, बल्कि सार्वजनिक लोगों की संपन्न करने की तत्परता आती है, जो दयनीय स्थिति से गुजरता रहता है। लेकिन पूंजीवाद के अंतर्गत जो होता है, इसका संबंध अर्थव्यवस्था से होता है, जिसमें किसी अर्थव्यवस्था पर किसी खास व्यक्ति का नियंत्रण, निर्देशन, प्रबंधन और संचालन रहता है और उसका काम होता है अधिकतम उससे लाभ कमाना। उसमें व्यक्ति की कल्याण की भावना को नहीं देखा जाता है, जबकि आपको समाजवाद या साम्यवाद में कल्याण की भावना को देखी जाती है। तो देख लो, यहां हम लिखे हैं पूंजीवाद का आशय एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है और इसका उद्देश्य अधिकाधिक मुनाफा अर्जन करना होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है। समझ गए बात को? बाजार की शक्ति अगर अधिक है तो अधिक ऊंचा मुनाफा कमाने की बात। लेकिन हमेशा यही उद्देश्य होता है, हाउ टू अर्न मोर मनी इन शॉर्ट टाइम। उसमें वेलफेयर एटीट्यूड कम, लोगों को सेवा देकर के अधिक से अधिक पैसा कमाना उनकी नियति होती है। और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, निर्देशन, संचालन और प्रबंधन किसका होता है? एक व्यक्ति का होता है। समझे? अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण था और वहीं साम्यवाद विचारधारा के लिए रूस, सोवियत रूस पहले, अब रूस जाना जाता था। समझे ना? अभी भी समाजवाद या भारत में समाजवाद है, समाजवाद में भी सामाजिक, हाँ, तो हम क्या कहें, ये रूस में जब तुमको जारशाही व्यवस्था थी तो जारशाही व्यवस्था में यह देखा जाता था, जो वहाँ आपको रोजोनोव वंश का शासन था और सम्राट का बेटा सम्राट होता था। कहा जाता था रानी के पेट से जो भी पैदा होता था, चाहे वो नंगड़ा, लुल्हा, बौका, बहरा रहे, वह राजा ही होता था। और वहाँ शासन की जो बात थी उस पर बहुत ज्यादा लापरवाही रहा करती थी। समाज तीन भाग में वितरित थे, पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत विपन्न थी। समझे? सर्वहारा वर्ग में कृषक वर्ग, आर्थिक विपन्न वर्ग और श्रमिक वर्ग आता था। समझ गए? और वह आपको अपनी आर्थिक दशा के लिए हमेशा जूझता रहता था। तो लिखे हैं यहाँ सर्वहारा वर्ग। जारशाही रूस में समाज का वैसा आर्थिक विपन्न वर्ग जिसमें कृषक, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल थे, सर्वहारा नाम से जाने जाते थे या जाते रहा। तो अब हम जब कहेंगे तो जारशाही शासन व्यवस्था, जारशाही क्या हो गया? रूस की शासन व्यवस्था। ये जो सोवियत रूस बना, यानी कि बोल्शेविक क्रांति से पहले की बात है, वहाँ की समाज में सबसे ज्यादा संख्या इसी लोगों का, साधारण लोग, कृषक और मजदूर का, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। समझे? वह उसको दो शाम का रोटी नसीब नहीं होता था। अब देखिए, फिर मेजनी के बारे में कहा गया है। अब देख लीजिए, इटली के एकीकरण में, इससे पहले हम पढ़ाए हैं, इटली के एकीकरण में मेजनी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और वह एक दार्शनिक था, बहुत बड़ा विद्वान था, किंतु व्यवहारिक गुण में का उनमें अभाव था। लेकिन
देख लो। हाँ। सुनो, ये अब है खूनी रविवार। खूनी रविवार के बारे में जान लो। खूनी रविवार भी, यह भी तुमको रूस क्रांति से ही संबंधित है। रूस में जो जारशाही व्यवस्था थी, देश तो बिल्कुल जर्जर हो चुका था, क्योंकि राजा को, सम्राट को जो है सो किसी बात से मतलब नहीं था, जो जनता की किस तरह से कल्याणकारी कार्य हो रहा है, जनता की क्या मांग है, उसके ओर नहीं, सिर्फ उसको खाना और अय्यासी में लिप्त रहना कार्य था। देश की स्थिति बिल्कुल जर्जर थी। और होता है क्या, 1905 ईस्वी में सो रूस का जापान से युद्ध होता है, और विश्व का सबसे क्षेत्रफल वाला देश, बड़ा क्षेत्रफल वाला देश सो रूस था, और रूस जापान से हार जाता है। वहां के लोगों को बहुत ज्यादा तोहनी लगी, समझे। और वह क्या नाम है, देश की आर्थिक व्यवस्था जर्जर थी। लोग रोटी दो की नारा लगाते हुए सो राजमहल की ओर रोड पर मार्च किया, समझे। और मार्च किया तो जब जार को यह पता चला जो बहुत सारा हुजूम आ रहा है, तो उन्होंने जारशाही सेना को आदेश दिया जो उस पर गोली चलो, और हजारों लोग मारे गए। खून की नदियां वहां बह गई। रोड जो था सो बिल्कुल खूनमय हो चुका था। और वह दिन था आपको सो ये रविवार का। तो वह रविवार का जो दिन था 1905 ईस्वी का, वो 9 फरवरी 1905 ईस्वी को उसको कहा जाता है खूनी रविवार, या नहीं तो लाल रविवार, समझे। वह आपको रूस के इतिहास में कलंकित दिन कहा जाता है। एक तो रूस जैसे महान और बड़ा देश किससे हार गया था? जापान से हार गया था, एक छोटा और शक्तिशाली देश से। तो वहां की जनता को यह बहुत बड़ी तोहनी थी। हजारों लोग मारे गए थे, खून की नदियां बही थी, निहत्थे लोगों पर गोली चली थी। तो उस दिन को सो प्रदर्शन करते हुए पिट्सबर्ग स्थित महल वाली, इसमें पिट्सबर्ग में राजा और जार जो था उसका था यह रहन स्थल, और स्थित महल वाली सड़क पर विशाल हुजूम आगे बढ़ रहे थे। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। दिन रविवार था, फलतः यह दिन खूनी रविवार या लाल रविवार कहलाती है। अब देखिए मेटरनिक युग के बारे में जान लो। नेपोलियन की जो शासन थी, नेपोलियन का जो समय था, नेपोलियन एक समय में रूस ये क्या नाम है यूरोप महा देश पर बिल्कुल छा गया था, समझे ना। और उनका जो है सो कार्यकाल अस्त व्यस्त कर दिया था रूस के देशों का। और सो यह मेटरनिक युग का समय कहा जाता है 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक। और उस समय में आपको ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक हुआ था। और ये वियना में जो उसकी मीटिंग हुई थी, सभा हुई थी, उसमें वह अध्यक्ष भी थे। तो अस्त व्यस्त जो हो गया था यूरोप, उसको धरातल पर लाने और पौराणिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए यह मीटिंग किया गया था। और यह युग जो है सो 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक चला था। और इस युग को आपको मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मैं लिखा हूँ 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के समय को यूरोप में मेटरनिक युग कहा जाता है। छोटा सा ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पूछ देता है, मेटरनिक युग का कार्यकाल क्या होता है, तो वह 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी का युग जो है सो आपको यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ये उद्देश्य यूरोप में उसी व्यवस्था को कायम करना था जिसे नेपोलियन का युद्धों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। अब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए यह निर्णय लिया था, और वह घोर प्रतिक्रियावादी था। और उसका एक वह जो समय रहा, उस समय में यह घोर प्रतिक्रियावादी लोग व्यक्ति मेटरनिक सो आपको वहां के शासन संचालन में यूरोप में सो पौराणिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने में सो आपको बिल्कुल सो सटीक सिद्ध हुए। और इतिहास उसके नाम को अभी भी ये जान रहा है, समझ रहा है। अगले दिन हम कार्ल मार्क्स के बारे में तुम लोगों को बता देंगे, कार्ल मार्क्स की जीवनी। कार्ल मार्क्स का जीवन जो पढ़ाने लगे ना, देखना हम अपने समय में जब हम पढ़े थे तो हम लोगों को याद रखने के लिए कार्ल मार्क्स को कहा था, याद रहे ना, 5-5-18-18
5 5 18 18। तो हम कहे हाँ, तो कहा देखो 5 5 18 18 में क्या है, 5 तारीख मई, 5 मई क्या हो जाएगा 5 5 1818। उसका जन्म हुआ था 5 मई 1818 में। कहाँ, जर्मनी में, जर्मनी में हुआ था। वहां आपको एक ट्रियर नगर है, और वहीं आपको उनका जन्म हुआ था, जो हम कल तुमको बताएंगे, जो किस तरह उनके पिता बहुत बड़े वकील थे। और हेनरी मार्क्स जिस तरह से वकील थे, कैसे इसकी शिक्षा हुई है, पहले बोन में हुई है, फिर वियना में हुई है। मैंने वहाँ का पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी बटा हुआ था, अब तो एकीकृत हुआ हो गया है। तो उस तरह की बात हम कल के लेक्चर में बताएंगे। बस।